welcome back to the another session of the lesson line of national economy। तो प्रीवियस सेशन में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में किया था, रोडवेज कर लिया हमने, हमने वाटरवेज भी कर लिया, हमने पाइपलाइन के बारे में किया है, हमने रेलवेज के बारे में किया है। आज हम करेंगे एयरवेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में एंड टूरिज्म। हमारा यही टॉपिक बचता है इस लेसन में। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। अभी हमारा जो मोड है एयरवेज की अगर हम बात करें तो एयरवेज के क्या एडवांटेज है? इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सभी को पता है कि एयरवेज जो है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और जो ये है ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस है। मतलब हमारी जो एयरवेज है वो बहुत ही कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस है। आगे अगर हम बात करते हैं, इट कवर्स वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स। देखो कितना भी डिफिकल्ट टेरेन है, चाहे माउंटेनियस रीजन है या डेजर्ट एरिया है या अगर कोई वाटर एरिया है, कैसा भी एरिया हो, कैसा भी टेरेन है, हम एयरवेज से सीधा हम क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ओके, तो ये हर डिफिकल्ट टेरेन को क्या करती है, कवर करती है, जो रोडवेज या रेलवेज जिसको कवर नहीं कर पाते। क्लियर? नेशनलाइज्ड, अभी देखो जो हमारी एयरवेज थी उसको कब नेशनलाइज्ड किया गया था? 1953 में। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि व्हेन इंडियन एयरवेज वर नेशनलाइज्ड, तो इसको नेशनलाइज्ड किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1953 में। ठीक है, अभी राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी हमारी कुछ क्या है, प्राइवेट एयरलाइंस भी है इंडिया में। देखो फिर अगर हम बात करें, इट इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स। मतलब ये जो है पेरिशेबल जो गुड्स है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, एक बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखते तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, तो ये स्टेट्स क्या है, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, माउंटेनियस टेरेन है, जिसके कारण यहाँ पे रेलवेज और रोडवेज जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उन स्टेट्स की गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजन किया है वहाँ पे टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल, ताकि वो कॉमन पीपल को भी एयरवेज की सर्विस क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। तो ये थे हमारे मेरिट्स ऑफ एयरवेज। अभी अगर हम कॉन्स की, डीमेरिट्स की बात करते हैं तो एयरवेज हमारा सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। ये चीप नहीं होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और फिर ये क्या होता है, लगेज कॉन्स्ट्रेंट होता है। देखो रेलवेज में हम कितना भी लगेज जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रोडवेज में भी ले जा सकते हैं, बट यहाँ पे एयरवेज में एक लिमिट होती है। तो हम एक लगेज कॉन्स्ट्रेंट होता है, मतलब हम उतने केजी से ऊपर लगेज को एयरवेज में नहीं ले जा सकते। अगर हम एयरवेज की बात करें तो हम पहले भी करके आ चुके हैं, हमारी जो एयर सर्विसेज है वो 2 टाइप्स की होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। डोमेस्टिक मतलब विद इन अ कंट्री, हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश की एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जो एयरवेज सर्विस चलती है उसे हम कहेंगे डोमेस्टिक एयरवेज सर्विस। और इंटरनेशनल अगर हम करेंगे विद अदर कंट्रीज, मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ हमारा जो एयर लिंक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल एयरवेज सर्विस। ठीक है, तो अगर हम डोमेस्टिक एयर सर्विसेज की बात करते हैं तो डोमेस्टिक भी 2 टाइप्स की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक अंडरटेकिंग में आ जाती है गवर्नमेंट जो सर्विस है, और प्राइवेट में आ जाती है, मतलब कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी है। अभी डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो हमारी जो इंडियन एयरलाइंस है या अलायंस एयर है, तो ये हमारी कैसी है, डोमेस्टिक एयर सर्विसेज है। और अगर हम इंटरनेशनल एयर सर्विस की बात करते हैं तो एयर इंडिया इज द फेमस इंटरनेशनल सर्विस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमारा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पवन हंस हेलीकॉप्टर जो लिमिटेड है, ये जो कंपनी है, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। मतलब ये जो हमारी पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है, ये हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन। ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब ऐसे
एरियाज जो मतलब जो समुद्र तट के पास नहीं होते, ऑफशोर होते, दूर दराज का एरिया होता है, तो वहां पे जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे अगर हमें ऑयल जो है, ऑयल के लिए वहां पे किसका यूज किया जाता है? पवन हेलीकॉप्टर का ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जम्मू एंड कश्मीर का जो इनलैंड एरिया है, क्योंकि वो बहुत ही माउंटेनियस और रिजिड एरिया है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तो इस एरिया में जो पवन हंस एयरलाइन है वो क्या प्रोवाइड करती है? ऑयल और नेचुरल गैस सर्विसेज इनको प्रोवाइड करती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारा हो गया एयरवेज। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज ऑल्सो द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है, ये दोनों ही क्या है? लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ चेंज कर रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन कहेंगे, संचार कहेंगे। कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अभी पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? पर्सनल, व्यक्तिगत संचार, मतलब एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को फोन कर रहा है, हम कांटेक्ट कर रहे हैं या हम किसी को लेटर भेज रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन। विद इन 2 पीपल्स या विद इन 2 और 3 पीपल्स जो होती है, हम उसे क्या कहेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। देखो पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होते हैं? पर्सनल मैसेजेस आर एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने पर्सनल मैसेजेस को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल नहीं होते, 2 या 2 ही लोग होते हैं मोस्टली। तो यूज्ड बाय इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल एक्टिविटी, हम अपनी पर्सनल एक्टिविटी के लिए हम किसका यूज करेंगे? पर्सनल कम्युनिकेशन का। अभी देख लो मेरे पास एक, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा फोन है, तो मैं अगर किसी से फोन पे बात कर रही हूँ तो वो मेरा क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अभी पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाते हैं? टेलीफोन आ गया, हमारी पोस्टल सर्विसेज आ गई, मतलब जो भी लेटर्स वगैरह या हम भेज रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाता है? पोस्टल सर्विसेज में आ जाता है। तो ये हमारे क्या है? मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मास का मतलब क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम, तो हम उसे क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो एक ही टाइम पे लोगों के एक बहुत बड़े समूह में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? मास कम्युनिकेशन कहेंगे। मास कम्युनिकेशन क्या करता है? इट लिंक्स लार्ज पीपल एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग उस चीज को क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके साथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, इट कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस। मास कम्युनिकेशन का यूज जो है वो गवर्नमेंट भी क्रिएट कर सकती है। देखो जितने भी एंटरटेनमेंट होते, प्रोग्राम्स होते, वो किसका हिस्सा है? मास कम्युनिकेशन का है। तो हमारा जो टेलीविजन आ जाता है ये किस में आ जाता है? मास कम्युनिकेशन में आ जाता है। रेडियो सर्विसेज है, ये भी किस में आ जाती है? मास कम्युनिकेशन में। रेडियो चल रहा है, ठीक है, उसको बहुत सारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में लोग उसको एक साथ सुनते हैं, तो वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर है, तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन है। ओके, और मास कम्युनिकेशन गवर्नमेंट क्यों यूज करती है? टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। गवर्नमेंट इसलिए यूज करती है मास कम्युनिकेशन का ताकि वो लोगों में जागरूकता पैदा कर सके। तो ये हमारा हो गया मास कम्युनिकेशन। देखो पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम इसमें पर्सनल हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज इंडियन पोस्टल नेटवर्क है, ये इंडिया का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या है? पोस्टल नेटवर्क है। इंडिया इज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, कौन कंट्रोल करता है इसको? तो इट इज हैंडल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किसके अंडर में आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब यहाँ पे क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट ऑल्सो हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। मतलब इसमें जितने भी पार्सल हम भेज रहे हैं तो वो भी हमारा किस में आ जाता है? पोस्टल
नेटवर्क में ही आ जाता है और हमारा जो पर्सनल रिटर्न जो भी कम्युनिकेशन है वो भी किस में आ जाता है, हमारा इंडियन पोस्टल नेटवर्क में आ जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे मेल्स इन इंडिया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। मेल्स जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, क्लियर। एक तो होती है फर्स्ट क्लास मेल और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में मतलब है कि जैसे कि हमारे पोस्ट कार्ड है या हमारे इनलैंड लेटर्स है, फॉर्म्स है, एनवलप्स है, या हमारी किस में आ जाती है, फर्स्ट क्लास मेल में आ जाती है। सेकेंड क्लास मेल में हमारे आती है बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स, ये हमारे किस में आ जाते हैं, सेकेंड क्लास मेल में। नेक्स्ट अगर हम इस हमारे कम्युनिकेशन में एक जो इम्पोर्टेंट है वो है टेलीकॉम नेटवर्क। टेलीकॉम नेटवर्क हमारा जो है वो बहुत ही विस्तृत होता जा रहा है। तो देखो इंडिया में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन का एक यही एडवांटेज है कि हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा है। टेलीकॉम नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो टेलीकॉम नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल प्रोविजन बनाया है टू एक्सटेंड 24 आवर STD, मतलब 24 घंटे की STD देने के लिए उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है। STD मतलब क्या होती है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ओके। फिर इसने जो है स्टैटिक लैंडलाइन है एंड मोबाइल सर्विसेज को भी इम्प्रूव किया गया है ताकि हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके और 24 आवर सर्विसेज जो है हमारी उसको भी इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम कम्युनिकेशन की टेलीकॉम सर्विसेज में अगर हम बात करते हैं या हमारे कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपको पता ही है हमारा जो टेलीविजन एंड रेडियो है, ठीक है, टेलीविजन और रेडियो में जो है हमारा ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, दूरदर्शन के बारे में आपने सुना भी होगा, ऑल इंडिया रेडियो है हमारा, तो ये हमारे क्या है, फेमस है। हमारा जो एक नेशनल चैनल इसमें है आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो में आ जाता है। तो टेलीविजन और रेडियो की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो है इसमें हमारा, और दूरदर्शन जो है ये हमारे, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो है नेशनल प्रोग्राम्स को क्या किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, और बहुत अलग अलग लैंग्वेज में इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक लार्जेस्ट कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे जैसे कि न्यूज़पेपर आ जाते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, मैगजीन्स है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये भी इंडिया में बहुत ही वैरायटी ऑफ फॉर्म में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे क्या क्या अबाउट इंडिया में 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है और मैगजीन्स जो है वो क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूज़पेपर का विद इन अदर लैंग्वेज। अगर नेक्स्ट अगर हम कम्युनिकेशन की ही बात करें तो हमारी जो है एंटरटेनमेंट भी हमारा क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो एंटरटेनमेंट में हमारे आ जाते हैं फिल्म्स, ओके। तो आपको पता ही है फिल्म में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका एंटरटेनमेंट का इन वर्ल्ड, क्लियर। अभी इस हमारी एंटरटेनमेंट सिस्टम को कौन कंट्रोल करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसने इसका एक बोर्ड बना रखा है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी फिल्म्स बनती है अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, ठीक है, और अदर बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या बनती है, फिल्म बनती है। तो उसको कौन कंट्रोल करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और उसके लिए मतलब उस
जब भी वो फिल्म रिलीज होती है तो उसको एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मिलता है। ये क्या करती है, उस फिल्म को सर्टिफाई करती है, एक सर्टिफिकेशन देती है, तभी वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मतलब हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है ट्रेड। ट्रेड, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड? ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है? अगर हम बात करते हैं व्यापार की तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड। व्यापार क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल या अमंग स्टेट्स या विद अदर कंट्रीज या बिटवीन अदर कंट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मतलब जब हम गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हैं विद अ पर्सन या फिर हम विद इन अ कंट्री है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम उस चीज को क्या कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। तो ट्रेड इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर इंडियन इकोनॉमी। मतलब ट्रेड जो है उसने भी हमारी इकोनॉमी को क्या किया है, सस्टेन किया है, उसको डेवलप किया है, उसको मॉडर्नाइज किया है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन अमंग द पीपल या अमंग स्टेट या अमंग कंट्रीज, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। अभी जब एक्सचेंज ऑफ गुड विद अनदर कंट्रीज हो जाता है या बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन कंट्रीज का मतलब जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड कर रहे हैं एक देश से दूसरे देश के साथ, जब हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, क्लियर? हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब ही क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कहेंगे। तो इसी तरह से जब हम ट्रेड करते हैं बिटवीन कंट्रीज तो हम उसे कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अभी ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो ट्रेड में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर? जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें ये दो चीजें आ जाती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम जो गुड्स है, इंपोर्ट का मतलब क्या है, जो गुड्स है कम्स इन आवर कंट्री टू सेल। ठीक है ना? जब बाहर से दूसरे देश से सामान आता है और वो सामान हमारे कंट्री में बेचा जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे उस एक्टिविटी को, इंपोर्ट। देखो इन आना, एक्सपोर्ट एक्स आउट। ठीक है ना, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर, आउट। तो पोर्ट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना, पोर्ट यहाँ पे एक रूट वर्ड है, पोर्ट का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। पोर्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। ठीक है, तो जब बाहर से कोई सामान आ रहा है, हम मंगवा रहे हैं हमारे कंट्री में बेचने के लिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर सेल। जब हम गुड्स भेजते हैं, सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री फॉर सेल, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। मतलब हम हमारे देश के जो गुड्स है, जो सामान है, जो कमोडिटीज, उसको दूसरी कंट्री में भेजते हैं फॉर सेल, बेचने के लिए, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। इंपोर्ट को हम हिंदी में आयात बोलते हैं और एक्सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, निर्यात बोलते हैं। अभी ट्रेड में हमारी एक कॉन्सेप्ट और भी आता है जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड।
चीजें क्या है, बैलेंस में होती है, इक्वल होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, मतलब अगर डिफरेंस बिटवीन, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मेन मीनिंग क्या होता है कि इसमें हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हम डिफरेंस किसका निकालते हैं इसमें, इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो हम इसे क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम ये देखते हैं कि कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो अगर उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं निकल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ट्रेड क्या है, एकदम बैलेंस है, इक्वल है। अभी बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी फर्दर दो कॉन्सेप्ट है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है तो हम उसे क्या कहेंगे, फेवरेबल, ठीक है ना, फेवरेबल ट्रेड, ठीक है। फेवरेबल ट्रेड कब होता है, जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, सॉरी एक्सपोर्ट, एक्सीड्स, जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड करता है, एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। क्लियर, वैल्यू मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है, इंपोर्ट की वैल्यू अगर कम होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, फेवरेबल ट्रेड। क्योंकि ये कंट्री के अंदर क्या लेके आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा लेके आ रही है, इसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, फेवरेबल ट्रेड कहेंगे या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इनफेवरेबल। ठीक है, इनफेवरेबल ट्रेड, इनफेवरेबल ट्रेड में इसका ऑपोजिट होता है, क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। यहां पे क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब इंपोर्ट की वैल्यू जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाती है। मतलब क्या है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो कंट्री का जो ट्रेजर है वो कहाँ पे जा रहा है, फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है। हमारी इनकम फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बहुत कम है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनफेवरेबल ट्रेड कहेंगे या नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। तो ये हमारा मोस्ट मतलब ये कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड व्हाट इज इनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल का मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फेवरेबल का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है। इनफेवरेबल का मतलब क्या है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ठीक है, तो इनफेवरेबल मतलब जो हमारे कंट्री को लॉस लेके आ रहा है। क्लियर, तो ये हमारा हो गया ट्रेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या हो गया है, एक इट हैज गॉन अंडर अ मेजर प्रोसेस। मतलब इसको जो है बहुत ही बढ़ाया गया है, किसके कारण, एक हमारी जो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी थी 1991 की, जो हमारी LPG जो पॉलिसी थी, उसके कारण जो है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, लिबरलाइज हो गया है और बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो LPG का मतलब क्या है, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो
ये तीन जो है हमारी पॉलिसी थी, ये 1991 में रिलीज हुई थी। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि ट्रेड को बहुत ही ज्यादा लिबरल बनाना, उदार बनाना, मतलब इस पे जो है जो भी रेस्ट्रिक्शन है इंटरनेशनल ट्रेड पे वो कम से कम करना, ताकि जो है फॉरेन ट्रेड जो है वो बहुत ही इजी हो जाए वो प्रोसेस। ओके, तो ये हमारा इसमें ट्रेड में आ जाता है। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं आगे, तो हमारा जो इंडियन है, जो ट्रेड है, हमारी जो इंडिया है, वो सॉफ्टवेयर में हमारा जो ट्रेड है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। जो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो हमारी जो है जायंट इंडस्ट्री बन चुकी है इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और जो बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रही है। हमने किया था ना सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पीछे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर पार्क्स होते हैं, तो ये किस लिए सेटअप किए जाते हैं, जिससे हम जो है सॉफ्टवेयर को अदर कंट्रीज में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी जो सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, वो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में लेके आ रही है, ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट शेयर की बात करते हैं 2016 एंड 17 की, ठीक है, 2016 और 17 की अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट शेयर की, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है या जितनी भी हमारी एलाइड, ठीक है, कॉर्पोरेशन है, तो यहां से हमारा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8.64% हो रहा है। अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज की, तो हमारा जो एक्सपोर्ट शेयर है वो कितना आ रहा है, 17.02% आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट शेयर जो है इंडिया में आ रहा है। अगर हम इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल है या पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट की, ठीक है, तो इन प्रोडक्ट से हमारा जो शेयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12.06% जो है हमारा शेयर इंडिया में आ रहा है। अगर हम इंपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट शेयर की, इंपोर्ट शेयर ऑफ 2016 एंड 17 की अगर हम बात करते हैं, तो वही है जेम्स और ज्वेलरीज में कितना हो गया हमारा, 22.04% हो गया है ये। ओके, 22.4%, सॉरी 04 नहीं है, 22.4% ये हो गया है। अगर हम केमिकल की बात करते हैं, तो केमिकल में जेम्स एंड ज्वेलरी का ये है, केमिकल में हमारा आ गया अबाउट 9%। अगर हम मशीनरी की बात करते हैं, तो हमारा मशीनरी में हमारा आ जाता है 8.9% हमारा क्या है, शेयर है। एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वो हमारा क्या है, इंपोर्ट में 5 पॉइंट कुछ है, 5.84 है शायद। तो ये हमारा क्या है, शेयर है। अगर हम एग्री की बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, अबाउट मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है ना। हम जो है फूड ग्रेन्स में इंडिया इज अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है वो है टूरिज्म। ये तो हो गया हमारा ट्रेड की, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड, ठीक है। अभी हम करते हैं टूरिज्म। टूरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ये एक सनराइज इंडस्ट्री बनती जा रही है। सनराइज का मतलब क्या है, जो इंडस्ट्री फिलहाल में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पिछले 3 डिकेड्स की अगर हम बात करें, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही है इंडिया में, क्लियर। अभी ये इंडस्ट्रीज जो है ये क्या करती है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इंडिया में आ रहे हैं। मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फॉरेस्ट फॉरेन इसने फॉरेन टूरिज्म को क्या किया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। अगर हम 2015 की बात करें तो हमारा 4.5% टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो अबाउट 1,35,193
जो है 8.03 मिलियन जो लोग हैं, 8.03 मिलियन फॉरेन जो टूरिस्ट है वो इंडिया में विजिट करके गए हैं। तो इस तरह से हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो क्या हो रही है, बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मोर देन, मतलब इसमें अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मोर देन 15 मिलियन पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन दिस इंडस्ट्री। मतलब टूरिज्म क्या हो रही है, बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रही है। ये एक सनराइज इंडस्ट्री है और इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयमेंट है ये वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही है। अभी इसके क्या एडवांटेज है टूरिज्म इंडस्ट्रीज के, ठीक है ना, एडवांटेज भी पूछ लेते हैं इसमें। व्हाट आर द एडवांटेज ओके ऑफ टूरिज्म या व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रिटी है, उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। अगर सेकंड हम इसमें बात करते तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, इट सपोर्ट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट। अभी ये मान लो, देखो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए एज अ टूरिस्ट बनके, समझ लो हम साउथ इंडिया में जा रहे हैं या किसी भी टेंपल टाउन में जा रहे हैं, तो वहां पे जाके हम कोई ब्रांडेड चीज थोड़ी खरीदेंगे। जो ब्रांडेड खरीदनी है हम वो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हम वहां पे जा रहे हैं, देखें क्या है, तो हम उसी सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं वहां पे जाके। तो इसीलिए हमारा टूरिज्म क्या करता है, हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है। अभी आपने सूरजकुंड मेले के बारे में भी सुना होगा। तो ये मेला किस लिए लगाया जाता है, ये मेला जो है हैंडीक्राफ्ट के लिए ही लगाया जाता है। और ये एक इंटरनेशनल मेला है जहाँ वर्ल्ड से भी बहुत सारे लोग देखने आते हैं और हमारे यहाँ पे जितना भी लोकल हैंडीक्राफ्ट है उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है। तो हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट को क्या करती है, प्रमोट करती है। अगर हम बात करें तो हमारा जो ये जो लोग हैं ये आते हैं, किसके लिए आते हैं, ये फॉर कल्चरल या जो हमारा हेरिटेज है उसको देखने के लिए आते हैं। तो ये क्या है, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ जो हमारी कल्चरल परस्यूट है उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी एडवांटेज देखें, इट डेवलप्स इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। मतलब जहां पे भी टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए, तो वो वहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है उस कंट्री के बारे में वो समझते हैं, जिससे उनकी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती है, डेवलप होती है। जैसे कि हमारा राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर है या जितने भी टेम्पल्स टाउन है साउथ इंडिया के, ये सभी के सभी क्या है, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के, जो बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेके आता है। अभी जो टूरिस्ट है वो इंडिया में किस लिए आते हैं, इंडिया का जो हेरिटेज टूरिज्म है, ठीक है, हेरिटेज टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, क्लियर, और हमारा जो है एडवेंचर है, माउंटेनियस रीजन है, वहां पे क्या है, एडवेंचर टूरिज्म है, ये हमारा बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा है। तो ये हमारे क्या है, टूरिज्म के एडवांटेज है। ये हमारा जो है टूरिज्म का टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है, साथ में हमारा ये लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट जो है कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। थैंक यू।